हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 5 और इस पार्ट के अंदर हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैलोरीमीटर के बारे में या कैलोरीमेट्री के बारे में। तो व्हाट इज दिस, क्या होती है? इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ कैलोरीमीटर क्या होता है या फिर कैलोरीमेट्री क्या होती है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे हर्डल्स पार करने पड़ेंगे। जैसे स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, और भी बहुत सी चीजें। तो इस वीडियो में मैं सबसे बेसिक कंसेप्ट उठाऊंगा स्पेसिफिक हीट और उससे लेके जाऊंगा चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे और फिर पहुंचेंगे हम कैलोरीमीटर तक। क्योंकि कैलोरीमेट्री डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हम, उसके लिए हमें कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर कैलोरीमीटर आ गया तो हम उसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट ना पता हो। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे और पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार में समझेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना एंड तक अगर ये कंसेप्ट सीखना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या भला है? देखो, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर चीज। स्पेसिफिक हम बोलते हैं ना कि हाँ ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली ये चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्या है? तो स्पेसिफिक हीट होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 unit, या फिर ओनली यूनिट मास लिख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मान लो 1 ग्राम है, ये बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। तो यूनिट मास का अगर हमने 1 डिग्री इसको बढ़ाना है तो उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं दोनों को मर्ज करूं तो क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट हम C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट मास, मतलब m यूनिट मास, एंड इट इज हीट रिक्वायर्ड मतलब Q, एंड पर यूनिट मतलब टेम्परेचर कितना आएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T आ गया। क्लियर है? नाउ अगर हम इसे देखें ध्यान से, अगर हम इसे ध्यान से देखें, तीनों के तीनों को मैं कंबाइन करूंगा तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन, आगे क्या आएगा? M डेल्टा T, ये आ गया। या फिर ये कह सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T आ गया। नाउ दिस इज स्पेसिफिक हीट। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट ऐसे काम करती है। तो अगर मेरे को ये चाहिए कि भाई मेरे को हीट चाहिए, मतलब इतनी हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला बना देता हूं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। और इस फॉर्मूले के बारे में तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता होगा क्योंकि ये फॉर्मूला तुमने सुना होगा। बट आता कहां से है? वो यहां से आता है, स्पेसिफिक हीट से। नाउ मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लेते हैं, अब बात करते हैं मोलर की। अगर मैं इसी में मोलर कर दूं कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट, तो अब क्या आ गया? मोलर लग गया। तो अब क्या होगा? बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एनर्जी छोड़ो हम हीट लिखते हैं क्योंकि हम इस टेम्परेचर में हीट पढ़ने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास की जगह हम कर देंगे पर मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर पर यूनिट डिग्री अगर हम चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो C इज इक्वल टू, या CM इज इक्वल टू, Cn ले लेते हैं मोलर के लिए, Cn इज इक्वल टू सेम हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो यहां से एक और फॉर्मूला देते हैं, Q इज इक्वल टू Cn n डेल्टा T। अब यहां पर जो Cn है वो है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक Cm से भी कर सकते हो, Cn से भी कर सकते हो, वो अपनी अपनी चॉइस है, तुम किसी से भी कर सकते हो। क्लियर? बाकी दोनों की वैल्यू सेम आती है, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसी में एक और चीज, एक कंसेप्ट और ऐड कर दूं विच इज हीट कैपेसिटी,
नाउ व्हाट इज दिस हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये फॉर्मूला, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जितनी भी हम हीट देंगे मास में उतनी, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट लगेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उतना ज्यादा हीट लगेगी। बट अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CM डेल्टा टी, सॉरी M डेल्टा टी। अब इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे C लगाते हैं, C M मतलब CM डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या है, C इज स्पेसिफिक हीट। तो बेटा कहीं से भी कान पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या चीज है। चाहे तुम यहां से ये फॉर्मूला डिराइव कर लो, चाहे तुम यहां से स्पेसिफिक हीट देख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट है क्या चीज। क्लियर है? नो। तो यहां से हमने मेनली तीन चीजें देखी है, स्पेसिफिक हीट होगी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट होगी या फिर हमारे पास हीट कैपेसिटी होगी। ये तीनों के तीनों देखने। अब बारी है इनकी एसआई यूनिट निकालने की। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। अगर इसकी स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट निकालो, देखो क्या आएगा, क्यू मतलब हीट मतलब जूल में। अब ये क्या होगा, मास मतलब पर केजी, डेल्टा टी मतलब पर डिग्री केल्विन। सिंपल। यहां पर आ जाओ, क्यू की निकालनी है तो यहां तो सिंपल सी बात है, हम क्या लेंगे, जूल मतलब कैपिटल जे ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पे भी वो यूज करेंगे। अगर यहां पर हम देखें सी एन की, ध्यान देना, अगर मैं सी एन की देखूं मोलर स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट, तो क्या आएगी, क्यू मतलब जूल, एन मतलब पर मोल एंड दिस इज पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन भी हो सकता है। क्लियर है? और इसके अलावा जो हमारे पास है वो है आई थिंक आई हैव डिड रॉन्ग। बेटा यहां पर एक काम करते हैं, केल्विन ले लेते हैं, क्योंकि केल्विन एसआई सिस्टम में आता है और जो डिग्री सेल्सियस है वो हमारा सीजीएस में काम करता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर सीजीएस में चेंज करना तो सिंपल, जूल की जगह कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी आ जाएगा कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहां तक? नो। ये तो हमारे पास हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी को अगर मैं बोलूं हीट कैपेसिटी, तो इसकी जगह हम थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। थर्मल एनर्जी बेसिकली कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उतनी हीट। तो अगर इसमें बात करें तो सब्सटेंस को 1 डिग्री मतलब 1 मास 1 यूनिट सब्सटेंस को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो हम बोल देते हैं उसे स्पेसिफिक हीट। अगर हम बात करें यहां पर मोलर में, तो एक मोल की स्पेसिफिक एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो हम यहां पे ही आ जाता है ना। हीट कैपेसिटी बेसिकली कितनी हीट चाहिए इस मास को इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब ऑब्वियस है मास बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, तो कोई तो चीज बीच में चाहिए ना, तो इनके बीच जो लिंक बनता है, कांस्टेंट आता है, वो आता है स्पेसिफिक हीट। ये आ गया। इसी के बेस पे हम कैलोरीमीटर पढ़ते हैं। तो ये मेन चीजें थी जो हमारे पास यूज होती है। इसके अलावा हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, बट एक बार हम कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम बाकी चीजें ही पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो, तो कैलोरीमेट्री क्या होता है? बेसिकली कैलोरीमेट्री एक प्रोसेस है, मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। तो कैलोरीमेट्री एक स्टडी है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि हमें बताती है मेजरमेंट ऑफ हीट। कितनी हीट गेन करी, कितनी हीट लूज करी किसी सब्सटेंस ने, उसकी स्टडी को हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। अगर इनकेस मैं बोलता हूं कि कैलोरीमीटर क्या होता है, तो कैलोरीमीटर एक तरह की डिवाइस होती है, एक तरह की डिवाइस होती है विच मेजर द हीट लॉस एंड हीट गेन्ड। तो कितनी हीट लॉस्ट करी, कितनी हीट गेन करी किस बॉडी ने, तो ये कौन डिसाइड करता है,
ये डिसाइड करेगा कैलोरी मीटर। तो हमने इसे इसलिए बनाया होता कैसा है दिखने में वो भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले समझते हैं होता क्या है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई गर्म दूध है या चाय है, तुम लेट हो रहे हो बहुत ज्यादा ऑफिस जाने के लिए। जब तुम ऑफिस जाने के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए लेट हो रहे होते हो तो तुम्हारे पास गर्म गर्म चाय है, तुम क्या करते हो, एक बाउल में ठंडा पानी डाल दोगे टैप से लिया हुआ, और इसके अंदर तुम अपने कप को रख दोगे। जब कप को इसके अंदर रख दोगे, अब इसके अंदर चाय भरी हुई, तो जब तुम इसके अंदर रख दोगे तो धीरे धीरे ये चाय तुम्हारी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि हमारी ये बॉडी गर्म थी और बाहर की बॉडी ठंडी थी। तो हुआ क्या, बेसिकली ये जो बाहर की बॉडी थी वाटर, इसने क्या किया, हीट गेन करी, और मतलब जो बाहर की बॉडी थी जो वाटर था, और जो अंदर की बॉडी थी इसने क्या करी, हीट लॉस करी। अब इसने हीट निकाली, इसने गेन करी, ऑब्वियसली जितनी हीट ये लूज करेगा उतनी ये गेन कर लेगा। बट अगर ध्यान से देखा है, चाय कम है पानी ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर कम रेज होगा, उसका टेम्परेचर जल्दी फॉल हो जाएगा। यही करते हो ना, जितना ज्यादा पानी लोगे उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है चाय, यही करते हो ना। तो इसको पढ़ने के लिए कि इसने कितनी ज्यादा हीट लॉस करी है या पानी ने कितनी ज्यादा हीट गेन करी है, तो हम इसके लिए हम कैलोरीमीटर का आविष्कार हुआ था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैलोरीमीटर होता है क्या, बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं, एक वुडन जैकेट का बना हुआ कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने कॉपर का सिलेंड्रिकल वेसल रखा होता है, उसके अंदर 2 होल किए होते हैं यहां पर, और उस होल से थर्मामीटर और स्टीरर को डालते हैं। स्टीरर होता है बेसिकली हिलाने के लिए, ठीक है, और थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। साथ में हमने सिलेंडर को ग्लास वूल से रैप किया होता है। ग्लास वूल से रैप क्यों किया होता है, ताकि ये हीट को बाहर ना जाने दे सराउंडिंग में, क्योंकि अगर सराउंडिंग में हीट जाएगी, अब यहां पे देखो हीट सराउंडिंग में भी जा रही है, जितनी हीट ये लूज कर रहा है उसमें से कुछ परसेंट पानी यूज कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है, और कुछ बाहर जा रही है। कहां पे, सराउंडिंग में। तो ये सराउंडिंग में ना जाए तो हमने क्या किया है, ग्लास वूल यूज की है। तो ग्लास वूल इस सिस्टम को इंसुलेट बना देगी, मतलब आइसोलेट सिस्टम बना देगी, जिसकी वजह से हीट सराउंडिंग में शेयर नहीं होगी। तो ये था बेसिकली कैलोरीमीटर, और ये किसके ऊपर वर्क करता है वो देखेंगे। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तुम्हें कि किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है वो देखते हैं। बेटा एक होती है कोल्ड बॉडी, एक होती है हॉट बॉडी। ये मान लेते हैं हमारे पास है कोल्ड बॉडी और ये है हॉट बॉडी। तो ये क्या करेगी, अपनी हीट इसे दे देगी, मतलब हीट को उसकी हीट खुद ले लेगी। तो इसने क्या किया, हीट गेन करी, और ये इसको मतलब ऑब्वियस है ये इसको हीट देगी, तो ये हीट लूज करेगी। ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको अलग तरीके से बनाते हैं। जब मैं इन दोनों को टच में लेके आया, जब टच में लेके आया तो क्या किया, इस बॉडी ने, जो ये बॉडी है, जो कोल्ड बॉडी है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो जब कोल्ड बॉडी ने हीट गेन करी, वही हीट ने से लूज करी होगी। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी तब तक हीट को लूज और गेन करते रहते जब तक ये आपस में इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब स्टेबल में ना आ जाए, इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मान लेते हैं इसको मैंने चाय को एक ठंडे पानी में रखा, अब ये तब तक ठंडी होगी चाय जब तक ये पानी उतना गर्म होगा जब तक ये बीच में कहीं स्टेबल ना हो जाए। क्लियर है। मान लेते हैं चाय का टेम्परेचर था 60 डिग्री, वाटर का टेम्परेचर था 17 डिग्री, तो ये ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे आएगा, और ये बीच में कहीं 30 या 35 के आसपास इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। तो हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है हमारा कैलोरीमीटर, इस प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर है। मतलब अगर मैं बोलूं ये कोल्ड बॉडी है और ये हॉट बॉडी है, अब इसकी अलग हीट होगी, इसकी अलग हीट होगी, तो इसकी अलग हीट होगी, तो मैं इसमें बोल सकता हूं ये भी mc डेल्टा टी विच इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। यहां पर स्पेसिफिक हीट होगी कोल्ड बॉडी की, यहां होगी हॉट बॉडी की। हॉट बॉडी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, देखो
स्पेसिफिक हीट किसी बॉडी की नहीं होती, स्पेसिफिक हीट होती है मटेरियल की। किस मटेरियल की? वाटर है या फिर मर्क्यूरी है या फिर कोई और मटेरियल है, पैराफिन वैक्स है या बहुत सारी चीजें हैं, या फिर आयरन है या बिस्मुथ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब की सब चीजों पे सी की वैल्यू डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट। ऑब्वियसली यहाँ पानी या चाय है, दोनों की स्पेसिफिक हीट में फर्क होगा। चाय की स्पेसिफिक हीट अलग होगी और पानी की स्पेसिफिक हीट अलग होगी, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट में फर्क आएगा। वो यहां आ गया, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा। इसका टेम्परेचर 60 था, इसका 17 था, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 60 से 30, इसमें क्या आएगा? 17 से 30। तो यहां पे टेम्परेचर ये डिफरेंस आ जाएगा और मास दोनों का अलग हो गई, ऑब्वियस है। तो ऐसे काम करता है हमारा कैलोरीमीटर। अब ये सारा का सारा बेटा ऐसा समझ नहीं आएगा जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी होता है कैलोरीमीटर में, बहुत जरूरी। इस कंसेप्ट में या कोई भी कंसेप्ट, अगर तुम्हें फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट करना है तो उसके साथ अगर फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, किसी भी हालत में नहीं समझ पाओगे, सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाते रह जाओगे, रट्टा लगाते रहोगे MC डेल्टा टी, यहां से एल्यूमिनियम, यहां से ऐसे करते रह जाओगे। बट अगर न्यूमेरिकल करोगे तो वो कंसेप्ट जड़ से समझ आएगा कि है क्या चीज। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद ही पढ़ोगे ना, तो भी वो कंसेप्ट इजी रिवाइंड हो जाएगा, इजी रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो अगर रट्टा मारोगे तो बाद में समझ भी नहीं आएगा, अरे क्या था, कुछ तो था, कभी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, MC डेल्टा टी क्या था, नहीं समझ पाओगे। कैलोरीमीटर साफ देखते बता दोगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई पूछेगा अच्छा कैलोरीमीटर पता है मुझे, किस लिए होगा? क्यों? हीट को मेजर करने के लिए। 2 सब्सटेंस डालो, किसी ने हीट लॉस करी, किसी ने गेन करी, जितनी गेन करेगा उतनी लूज करेगा, जितनी लूज करेगा उतनी गेन करेगा, दोनों को इक्वल करो, जो भी निकालना निकाल दो, खत्म। बस कैलोरीमीटर तो इतना सही है। अब देखो इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे बहुत जरूरी चीज बतानी है, वो है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या बला है, इसके अंदर घुसते हैं और फिर बाद में कैलोरीमीटर के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब लेटेंट हीट क्यों चाहिए? देखो ऐसा है कि मान लेते हैं पानी है, पानी मतलब वाटर, वो है -10 डिग्री पे, क्लियर है? हमने इसको लेके जाना है वाटर 100 डिग्री पे। अब ये 100 डिग्री पे ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री पे तो ऑब्वियस है वाटर थोड़ी होगा, यहाँ पे तो स्टीम हो जाएगी ना, या फिर वेपर्स बनेंगे, यही होगा। अब ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, पहले ये 10 डिग्री जाएगा जीरो में, मतलब जीरो में। ऑब्वियस ये भी नहीं होगी, ये आइस होगी। हुआ क्या? यही होगा ना। अब देखो 0 डिग्री क्या है? एक तरह का मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बताऊंगा भी वीडियो में आगे, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, नहीं पता कोई बात नहीं, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, बट वीडियो में साथ बने रहना, समझो चीज को है क्या। कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में और नोट डाउन करते रहा करो। हाँ, तो मैंने बताया यहाँ पे 0 डिग्री। अब देखो -10 से 0 डिग्री आया, ठीक है, आइस ने कुछ हीट गेन करी, ठीक है, बट यहां पे आइस से लेके वाटर भी तो बनेगा 0 डिग्री पे ही। 0 डिग्री पे ही दोनों के दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हीट होती है जिसे बोला जाता है लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट है उससे हम क्या करेंगे? लेटेंट हीट कितनी हीट यूज कर रही है आइस को वाटर बनाने के लिए, वो लेटेंट हीट आ गई। साथ में अब वाटर स्टीम में बदल रही है, तो वाटर जब स्टीम में बदलेगी तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना? 0 से ऑब्वियस है 100, तो इसके बीच की फिर हीट निकालूंगा। तो अगर मेरे को इसका पूरा का पूरा हीट कैलकुलेट करना है तो पहले तो कैलोरीमीटर से यहां से लेके यहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर लेटेंट हीट के कंसेप्ट से इतना पहुंचना पड़ेगा, फिर दोबारा से कैलोरीमीटर से वाटर से स्टीम जाना पड़ेगा। समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है? ठीक है, दिमाग खराब नहीं करो अपना, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट क्या हो रहा है। बर्डन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर लोगे तो परेशान हो जाओगे, प्रेशर नहीं लेना, समझो बात को। इजी है कंसेप्ट, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब छोटी छोटी डेफिनेशन, लेटेंट हीट क्या होती है, वेपराइजेशन क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट होती है, ये सारी की सारी निबेड़ता हूं। इसके बाद करेंगे हम अच्छा सा न्यूमेरिकल। चलो शुरू करते हैं। अब देखने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी, चैप्टर पढ़ने के बाद भी नहीं पता होंगी जो मैं बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखो, बहुत जरूरी है। मेरे पास 3 तरह की स्टेट होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। ऑब्वियस है, क्या नई चीज बता दी सर आपने? ये चीजें तो हमें पता ही है और मुझे पता है, ठीक है, ऐसा नहीं पता है, बट कुछ चीजें बताऊंगा जो शायद नहीं पता होंगी। देखो, सॉलिड से लिक्विड जब हम जाते हैं तो सॉलिड एज अ आइस ले लो, लिक्विड एज अ वाटर ले लो, एंड गैस एज स्टीम ले लो या वेपर्स ले लो। बोथ आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं होते मतलब वेपर्स में एनर्जी कम होती है, हीट कम होती है, स्टीम में ज्यादा होती है, इतना फर्क होता है, बाकी लगभग सेम ही होता है। देखो,
जब सॉलिड मतलब आइस से वाटर मतलब पिघल रहा है, जब पिघलता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अगर हम बात करें लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस मतलब वाटर से स्टीम बन रही है, वेपर बन रहे हैं। तो जब वेपर्स बनेंगे तो क्या बोलूंगा, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। क्लियर ना। सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, तुम लोग अलमारी के अंदर नेथलीन बॉल्स रखते हो कपड़ों में ताकि कोई कीड़े वगैरह ना लगे या फिर खराब ना हो कपड़े। सर्दियों में जब हम कपड़े रखते हैं तो उसके अंदर कुछ गोलियां रखते हैं व्हाइट कलर की, उन्हें बोला जाता है नेथलीन बॉल्स। तो होता क्या है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। अब तुम देखोगे अगले सीजन में, तुमने इस साल रख दी, अगले सीजन में तुम्हें वो गोलियां मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो छोटी सी मिलेंगी। क्यों, लिक्विड में नहीं बदलती, वो सॉलिड से सीधा गैस में बदलती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबलाइम होना, मतलब सब्लिमेशन। 9th क्लास में पढ़ के आए सारे सारे कंसेप्ट, नॉट अ बिग डील। अब देखते हैं ना, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड मतलब वेपर्स, पानी इवेपोरेट हुआ, बादल बन गया, बादल से बारिश हुई, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ना। अब क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड, तुम्हें पता है बर्फ जमने वाली है, बर्फ जमने वाली है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करते हो ना, रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना, इजी, वही तो बताने वाला हूं मैं ना। ये जो फ्रीजिंग है इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम सॉलिड बना रहे हैं लिक्विड से, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। बर्डन लेने की जरूरत नहीं, अगेन बता रहा हूं, इजी सा है बिल्कुल। कंसेप्ट याद करो, कंसेप्ट। बादलों में बादल बने मतलब गैस बन गई, गैस से पानी, कंडेंसेशन, कंडेंस्ड होना, इजी। नो, देखो ध्यान से। अब यहां पे कुछ प्रोसेस बताया है मैंने। नंबर 1 प्रोसेस ये बताया है, इसको ये क्यों हाथ में रखा है मैंने, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, जो प्रोसेस राइट हैंड साइड जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जो प्रोसेस 1 है, 2 है या 3 है, इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब, गेन हो रही है, हीट गेन हो रही है, एब्जॉर्ब छोड़ो गेन लिखो, हीट गेन हो रही है। समझो बात को, कैसे, सॉलिड हीट ले रहा है, लिक्विड बदल रहा है, लिक्विड हीट ले रहा है, गैस में बदल रहा है, यही तो हो रहा है ना। बिना हीट के बदल के दिखाए, नहीं हीट के बदले। आइस पड़ी अगर फ्रिज में तो वो सालों साल नहीं पिघलेगी, वैसी रहेगी जब तक फ्रिज की गैस नहीं खत्म हो जाती, रेफ्रिजरेटर की गैस नहीं खत्म हो जाती जो उसको ठंडा कर रही है। तो अगेन अगली जो प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस है भाई, करके क्या, 4th, एंड दिस इज कंडेंसेशन 5th, एंड ओके एक रह गया, ओ माय गॉड, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना। तो जब गैस से सॉलिड बनेगा तो इसे बोलते हैं हम डेपोजिशन, डेपोजिशन या सब्लिमेशन भी बोल दोगे तो गलत नहीं है, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। नो, मैंने बताया 4th, 5th, 6th, ये जो 4th है, 5th है, 6th है, इस केस में जब स्टेट होगी चेंज तो इन केस में बोलेंगे हीट लॉस्ट हुई है। समझ आया, कंसेप्ट समझ आ रहा है। गैस हीट को बाहर निकाल देगा, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड हीट को बाहर निकालेंगे तभी तो सॉलिड बनेगा। अगर मैं बोलूं तुमसे कि भाई 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे सॉलिड भी है लिक्विड भी है, तो क्या लगता है किसके पास ज्यादा हीट होगी? ऑब्वियस है लिक्विड के पास। क्यों? सॉलिड हीट लेके तो लिक्विड बना है, इसके पास सॉलिड साथ में हीट है, इसके पास लिक्विड माइनस हीट है। लिक्विड ने हीट निकाली तो सॉलिड बन गया, सॉलिड ने हीट डाली तो लिक्विड बन गया। इतना सा कंसेप्ट है ना, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। नो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी है और वेपर भी है, बताओ भाई किसके पास एनर्जी है? तो आंख बंद करके बताओगे वेपर्स। क्यों? क्योंकि वेपर्स बने ही तब है जब लिक्विड ने हीट को गेन किया है, एब्जॉर्ब किया है। समझे? तो ये था चेंज ऑफ स्टेट। अब दो चीजें यहां पे और आई है, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो दो चीजें और आई है। लेटेंट हीट, जो कि मैं यहां पे बताने वाला हूं। अब लेटेंट हीट क्या भला होती है? मान लेते हैं मैंने यहां पर एक बीकर रखा है, बहुत बड़ा बीकर बना दिया है, और यहां पर मैंने फ्लेम ली है, क्लियर, और इसके अंदर मैंने आइस रखी है, आइस क्यूब रख दिए बहुत सारे फ्रिज से निकाल के, इतने आइस क्यूब रख दिए कि क्या बताऊं कितने रख दिए, ये सारे आइस क्यूब रख दिए। जब ये फ्लेम जलेगी, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, क्या लगता है तुम्हें? आइस गर्म होगी? आइस गर्म आइस देखी कभी गर्म हुई? नहीं ना।
तो गैस के ऊपर आइस को रखें, क्या लगता है आइस गर्म होगी? नहीं, आइस गर्म कभी नहीं होती है, पहले वो लिक्विड में बदलेगी, इसके बाद वो गर्म होनी शुरू होगी। पानी गर्म होता है, आइस कभी गर्म नहीं होती है। तो वही तो बताने जा रहा हूं मैं कि भाई आइस कभी गर्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, मैंने यहां पे हीट किया, मैंने यहां पे एक थर्मामीटर लगा दिया। अब जब ये थर्मामीटर लगाया, मैंने नीचे से बर्नर ऑन करके छोड़ दिया। जब बर्नर ऑन करके छोड़ा मैंने, तेल डालता गया, तेल डालता गया, तेल डालता गया, तेल डालता गया। तब ये बर्नर ऑन करके छोड़ा, भाई टेम्परेचर की रीडिंग ही नहीं बढ़ रही है। क्यों? टेम्परेचर की रीडिंग नहीं बढ़ेगी जब तक आइस पूरी की पूरी लिक्विड में नहीं बदल जाती, तब तक ये रीडिंग नहीं बढ़ाएगा। यही होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो हीट जा कर रही है, जो मैं यहां से हीट देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, वो जा कर रही है। एक छुपी हुई हीट है ये तो। क्योंकि देखो, ऐसी हीट मैं दे भी रहा हूं, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? गैस के ऊपर अगर तुम गैस जलाओ, कोई चीज रखो, तो उसका टेम्परेचर बढ़े ना, तो तुम क्या कहोगे? कोई कहीं ना कहीं तो हीट खराब हो रही है ना। बेसिकली वो हीट कहां जाती है? इस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करती है? सॉलिड के अंदर जो स्पेस होती है उसको ओवरकम करती है और उसको लिक्विड में बदल देती है। उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। तो वो हीट जो इस आइस को लिक्विड में बदलेगी, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। अब दो चीजें हैं, अगर सॉलिड को लिक्विड में बदला जाए तो उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड को गैस में बदला जाए तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या बताया मैंने? सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड टू लिक्विड, या फिर लिक्विड टू गैस। तो सॉलिड टू लिक्विड मैंने बताया चेंज करने के लिए एक लेटेंट हीट यूज होती है ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? देखो, डेफिनेशन दुनिया भर की बुक से तुम्हें वहां पे मिल ही जाएगी, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एमपी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो सिचुएशन है, वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है जहां टू स्टेट्स एग्जिस्ट करती है। ऐसा टेम्परेचर जहां पे दो स्टेट एग्जिस्ट करती है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एमपी मध्य प्रदेश मत समझ लेना, मेल्टिंग पॉइंट है। और वो दो स्टेट कौन सी है? सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर है? ऐसे हमारे पास जो आता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री, और ये कितना होता है? 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा है बेटा, वहां पर लिक्विड और गैस दोनों को दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होती है वो मेल्टिंग पॉइंट पे करते हैं वो, ठीक है, 0 डिग्री पे। और जो लिक्विड गैस में बदलता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन क्या डेफिनेशन आएगी? डेफिनेशन खुद बना सकते हो। द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर टू चेंज द लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम हीट देंगे और इसको लिक्विड से गैस में चेंज कर देंगे, उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही होता है, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगेन बता रहा हूं। तो हमने इस वीडियो में, इस पार्ट में, सॉरी वीडियो में नहीं, अभी तो वीडियो आगे वो चलनी है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि चेंज ऑफ स्टेट कैसे चेंज करते हैं, साथ में हीट रिजेक्टेड और हीट लॉस का कंसेप्ट देखा, और तीसरी चीज हम रिजेक्टेड लॉस एक ही बात है, हीट गेन और हीट लॉस का कंसेप्ट देखा। फिर मैंने देखा कि सॉलिड से लिक्विड जो बदलता है उसे बोलते हैं लेटेंट ऑफ फ्यूजन, और जो लिक्विड से गैस बदलता है उसे बोलते हैं लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। साथ में हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है इन सब चीजों पे। अगर मैं यही सारी चीजें प्रेशर बढ़ा के करूं तो क्या होगा? अभी हमने टेम्परेचर बढ़ा के देखा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं, यही हो रहा है ना। टेम्परेचर दे रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं, सिंपल। कई बार टेम्परेचर बढ़ रहा है, कई बार नहीं बढ़ रहा है। यहां पे लगाया हुआ है आइस लिक्विड बदल रही है, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हीट ओवरकम कर रही है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्लियर है? तो अब देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, और जानेंगे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फिर पक्का गारंटीड न्यूमेरिकल पे चलने वाले हैं हम।
तो लेटेंट हीट हमने समझ लिया है। लेटेंट हीट का फॉर्मूला रह गया, वो भी बता ही देता हूं। लेटेंट हीट का सिंपल फॉर्मूला होता है द हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, सॉरी फिर वही बोल रहा हूं, द हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड इनटू गैस या वन स्टेट टू अनदर। तो यहां पर देखेंगे हीट रिक्वायर्ड दिस एंड दिस इज कॉल्ड, एल इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये आगे लेटेंट हीट फिक्स होती है किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की। तो Q इज इक्वल टू एम एल फॉर्मूला आ गया। अगर मैं यहां से SI यूनिट निकालूं तो L इज इक्वल टू Q अपॉन M आ गया। अगर मैं SI यूनिट निकालूं यहाँ पे SI यूनिट ऑफ L इस क्या आएगी, दिस वन मतलब जूल पर केजी। अगर मैं CGS में यूनिट लूं तो क्या आएगी हमारे पास, जूल मतलब कैलोरी पर ग्राम। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू ml। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ रट्टा, सिर्फ तो सिर्फ कंसेप्ट याद रखो। mc डेल्टा टी Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी Q इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह 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 वगैरह। इन दो में दो चीजें आ जाती है। अगर मैं इसको देखूं तो LF आ जाएगी और LV आ जाएगी। LF लेटेंट हीट, ओके, लेटेंट हीट of fusion, and if we're talking about the LV then latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, simple but formula same होता है Q is equal to ml। तो Q is equal to mlf, Q is equal to mlv। ये भी बताने की जरूरत थी, इंटेलिजेंट बच्चों इनकी जरूरत है। अरे मैंने मार्कर चेंज नहीं किया, रेड मार्कर मेरा खराब होता है। एनीवेज मुझे लगता है मुझे मार्कर बोलने पड़ेंगे, कोई गिफ्ट कर दो मुझे मार्कर। तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट खत्म। देखो अब बात करते हैं इफेक्ट्स। क्या होता है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। पहले मेल्टिंग देखते हैं फिर बॉइलिंग देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, देखो जब तक एग्जाम्पल ना हो ना तब तक मजा ही नहीं आता कंसेप्ट का। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट चलो देखते हैं एक बार। अगर तुम दो आइस को, ध्यान दो, अगर तुम दो आइस को यहां पे पकड़ लो और उनको दबाओ 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 दबाओ, जब तुम उसे दबाओगे वो दोनों दोनों जुड़ जाएंगी। वाओ, जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ी? जब कंसेप्ट ये करवा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं तो ऑब्वियस इजी से हुई होगी। ठीक, कभी स्केटिंग करी है? मनाली जाके, रोहतांग जाके या फिर शिमला जाके कभी स्केटिंग करी है? जब हम वहां पे स्केटिंग करते हैं ना, जब हम वहां पे स्केटिंग करते हैं ना जाके, तो ध्यान से देखना नीचे स्नो होती है, और जब स्नो होती है उसके ऊपर स्केटिंग करते हो तो नीचे जो स्नो वाली चीज है, जैसे यहाँ पे देखो ये स्नो है, बहुत सारी स्नो है, लेकिन जब यहाँ पे स्केट्स निकलते हैं ना तो यहाँ का सरफेस एकदम सॉलिड बन जाता है। क्यों? इसमें प्रेशर लगता है। प्रेशर लगता है तो ये जो स्नो बहुत हल्की सी थी ये फ्रीज हो जाती है। वाओ, अच्छा है ना कंसेप्ट, अच्छा है ना। मान लेते हैं मैंने स्नो लिया, कभी जाना बेटा शिमला मनाली रोहतांग, तो वहां से तुमने अगर मान लो वो आइस लेने के बाद क्या करोगे? उसे दबाओगे। जब उसको दबाओगे तो वो इतनी ज्यादा हार्ड एकदम मतलब आइस की बॉल बन जाती है। स्नो और आइस में दोनों फर्क होता है। स्नो लाइट वेट की होती है, आइस हार्ड होती है। तो जब तुम स्नो को कंप्रेस करोगे तो वो किस में बदल जाएगी? आइस में बदल जाएगी। अब ऑब्वियस है कि कुछ तो बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट बताने वाला हूँ। एक कंसेप्ट में क्या होता है, ध्यान देंगे, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वाओ, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ये केस होता है जैसे पैराफिन वैक्स है, या फिर एक दो एग्जांपल और है। वो एग्जांपल क्या है मैं देख लेता हूँ, अगर लिखे हैं तो फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस और सल्फर, ये वो एग्जांपल है। इस केस में अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरे टाइम पे, मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ा, ध्यान देंगे, अगर प्रेशर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये केस होता है आइस में, या फिर आयरन में, या फिर बिस्मथ में,
तो बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी होते हैं। आइस में भी ऐसे होता है, प्रेशर लगाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एग्जांपल करते चलो एक, जब तक एक्सपेरिमेंट ना करो तब तक मजा नहीं आता बेटा। एक्सपेरिमेंट देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इमेजिन करो, देखो एक बार क्या तुमने इमेजिन करा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, एक आइस ली और इस आइस को मैंने एक दो स्टैंड पे रख दिया। जब मैंने दो स्टैंड पे आइस रख दिया, ये मैं टॉप व्यू ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन मैं टॉप व्यू ले रहा हूँ, 3D डायग्राम मुझे आता नहीं है, इमेजिन कर लेता हूँ, बना नहीं पाता हूँ। देखो तो हुआ क्या, बेसिकली मैंने यहाँ पे दो चीजें लटका दी है। ऐसा करते हैं 3D बना के देखते हैं। चलो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिया और इसको ऐसे बनाते हैं कि थोड़ा सा लगे कि 3D है, लगे हो ना, कोई बात नहीं। हाँ तो ये क्या हुआ, बेसिकली मैंने इसको रख दिया। अब ये जो है ये बर्फ है, ठीक है, मैंने इसको रख दिया स्टैंड के ऊपर, ठीक है, दो स्टैंड के ऊपर ये रख दिया। अब इस स्टैंड के ऊपर मैंने क्या किया, एक रस्सी डाली, ये रस्सी यहाँ आई और उधर भी डाली, उस तरफ भी डाली। दिखा रहा हूँ उस तरफ बट है नहीं, मतलब है लेकिन डॉटेड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने वेट लटका दिया, यहाँ पे भी मैंने वेट लगा, ये नीचे एनजी लगेगा, यहाँ पे भी नीचे एनजी लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ये प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, अगर हम मतलब हालांकि देखें तो प्रेशर पड़ने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट होगा क्या, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आइस है ये, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब इसका प्रेशर पड़ेगा तो ये नीचे से काटती हुई मतलब सिर्फ ये जो रस्सी है जिस पर हमने मास्क लटका रखा है, ये आइस को थोड़ी देर में अपने आप काट देगी। पर एक और चीज, यहां से काटती जाएगी रस्सी, आगे बढ़ती जाएगी और जो ऊपर वाला है वो अपने आप दोबारा से फ्रीज होता जाएगा। क्लियर, रस्सी देखो ये आइस है, इसके ऊपर प्रेशर लगा, जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद रस्सी चलेगी अंदर। अब रस्सी आ चुकी है कहीं बीच में, यहाँ पे वो रस्सी आ चुकी है, यहाँ कहीं बीच में रस्सी आ चुकी है कहीं बीच में। अब जो ऊपर वाला पार्ट है दोबारा से वहां पे प्रेशर हट गया, मेल्टिंग पॉइंट फिर बढ़ जाएगा, एकदम से फिर से फ्रीज हो जाएगा। मतलब रस्सी अंदर चली गई, जादू, रस्सी आइस के अंदर जा चुकी है और धीरे धीरे करते ही पार हो जाएगी, आइस नहीं कटेगी, आइस दोबारा से जुड़ जाएगी। यही कंसेप्ट होता है जब हम दो आइस पकड़ते हैं। दो आइस को पकड़ा, मैंने दबाया, जब दबाया तो वो आपस में जुड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है तो वो वहां से मेल्ट होता है। फिर जैसे ही मतलब वहां से जब प्रेशर लगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो बीच में से वो मेल्ट होगी। जब बीच में से मेल्ट हो जाएगी तो वो सडनली एकदम से अपने आप को फ्रीज कर लेगी, वो चिपक जाएगी। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं प्रेशर मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, क्या फर्क आता है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये वीडियो जनरल भी अगर देखते हैं लोग तो उन्हें भी समझ आ जाएगी, इतनी कोई मुश्किल वीडियो नहीं है। ठीक है, तो अपने रिलेटिव में या फिर किसी को जिसको साइंस की नॉलेज हो या साइंस अच्छी लगती हो, इंटरेस्ट हो, तो उसे भी भेज सकते हो, वो भी इसको एंजॉय करेगा। हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, देखो मैं रहता हूँ यहाँ पर, तुम रहते हो यहाँ पे, मैं रहता हूँ, मेरा घर है यहाँ, तुम्हारा घर है वहाँ। यहाँ पर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? यहाँ पर प्रेशर होगा ज़्यादा, प्रेशर मोर। यहाँ पर प्रेशर होगा लेस। बहुत दिक्कत आती है ऊपर जाके खाना बनाने में, पहाड़ों पे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अब खाना नहीं बनता, वो बॉयल होने लग जाता है, खाना नहीं बनता, बॉयल होने लग जाता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट लेट अटेन होगा तो खाना तब तक बन जाएगा। यही होता है। तो देखेंगे ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूं। मार्कर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैं इतना ज्यादा बड़ा कुछ कंसेप्ट नहीं करवाता हूँ, बहुत इजी रखता हूँ जिससे तुम्हें भी मजा आए और मेरे को भी मजा आए करवाने में। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर होता है ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ज्यादा, खाना बन जाता है इजीली। यहाँ पे होता है प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट होता है
कम कम ही टेम्परेचर वो बॉयल होने लग जाता है। क्लियर हुआ? खाना बॉयल होने से नहीं बनता है, बल्कि प्रेशर, मतलब बॉयल जितना लेट होगा उतनी जल्दी खाना बनता है। ठीक है, एनीवेज मैं यहाँ पे तो दोनों बता दिए मैंने। देखो एक कंसेप्ट और है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ प्रेशर कुकर है, ये हैंडल लगा दिया मैंने और इसके ऊपर एक सीटी लगा दी। ठीक है, ये प्रेशर कुकर है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूँ। हाँ, तो प्रेशर कुकर है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब मैं इसके अंदर चावल रखे, पानी रखा या सब्जी कोई भी चीज़ रखी, तो उससे क्या होता है, जब मैंने इसको हीट किया, अब हीट करने के बाद क्या होगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा चारों तरफ से, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर का खाना बॉयल नहीं होगा, बट धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे खाना जल्दी बन जाएगा। इसीलिए जो कुकर होता है वो जल्दी पकाते हैं खाना को, लेकिन जो कढ़ाई होती है या फिर फ्लैट बर्तन होते हैं उनके अंदर खाना जल्दी नहीं बनता है। यही रीजन यहाँ पे होगा, ये माउंटेन है, ये फ्लैट एरिया है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से खाना जल्दी बनेगा, और यहाँ पे कम होने की वजह से खाना लेट बनेगा। तो इतना सा कंसेप्ट था बस कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो अब करते हैं न्यूमेरिकल। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 kg। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम Al लिख लिया, जिसका मास है 0.047 kg is placed for sufficient time in the vessel containing boiling water। boiling water मतलब एक बर्तन है जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, इसके अंदर हमने एल्यूमिनियम का स्फीयर डाल दिया। तो दूसरा जो हमारे पास है वो है वाटर, पानी, और पहला क्या है, एल्यूमिनियम। सो वेसल बॉइलिंग वाटर, सो दैट द स्फीयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो T1 ले लेता हूं यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.1 kg कॉपर कैलोरीमीटर। इसके बाद मैंने इसको डाला सीधा कॉपर कैलोरीमीटर के ऊपर, मतलब यहाँ पर ये जो एक तो वाटर है, वाटर का मास नहीं दिया, शायद दिया कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया ना, नहीं अभी तक नहीं आया ना। अब बात करते हैं कि कॉपर आ गया। ठीक है, अब ये जो कॉपर है इसका मास दिया हुआ है, धीरे धीरे देखते हैं। इट इज देन इमीडिएटली, अब इससे उठा के सीधा कैलोरीमीटर में डाल दिया। कैलोरीमीटर में डालने के बाद होगा कि इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू द 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर। यहां पर जो मास है कॉपर का वो है 0.14, हाँ 0.14 kg। कंसेप्ट समझेंगे बेटा, इजी है, अगेन बता रहा हूं मुश्किल नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको भी Al ले लेता हूं, और यहाँ पे तो मैं दिया ही नहीं है मास ऑफ वाटर, तो अभी छोड़ते हैं। yes, containing 0.2 kg of water। यहां पर जो मास ऑफ वाटर है वो 0.20 kg है एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पे भी 20 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर भी 20 डिग्री सेल्सियस। अब वो ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस एंड अटेन अ स्टेडी स्टेट ऑफ 23 डिग्री। इसका भी T2 23 डिग्री है, इसका भी T2 23 डिग्री है, और इसका भी T2 23 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ध्यान से देखो, ठीक है, मैं ध्यान से देखने के लिए कह रहा हूं, मैं फिर भूल गया यहाँ पे लगाना, हाँ। अब अगर ध्यान से देखो, इसका टेम्परेचर 100 था, इनका टेम्परेचर 20 था। जब ये ट्रांसफर होगा इन दोनों में, वाटर है, कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर पानी पड़ा हुआ है, और कॉपर का टेम्परेचर ये है, जो कॉपर कैलोरीमीटर है, एक्चुअल में ये कैलोरीमीटर है, इसके अंदर पानी ये पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 से 23 तक आ गया, तो ऑब्वियसली ये जो 20 वाले थे ये 23 पे चले गए। समझ आया क्या हो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, Q ऑफ कॉपर, तो ये आएगा M ऑफ कॉपर, C ऑफ कॉपर एंड डेल्टा T, ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो मैं पहले कॉपर निकाल लेता हूं, इसके बाद फिर धीरे धीरे करके निकालता हूँ, सारे के सारे एक साथ निकालना मुश्किल है। ठीक है, देख लेता हूँ अगर निकल जाते हैं। तो Q एल्यूमिनियम इज इक्वल टू M ऑफ एल्यूमिनियम स्पेसिफिक हीट, मतलब स्मॉल c ऑफ एल्यूमिनियम एंड डेल्टा T। यहाँ पे आ गया Q ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू M ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल्टा T। बट हमें जो स्पेसिफिक हीट दी होती है बेटा, इनकी गिवन होती है, इस क्वेश्चन में नहीं दी है, बट हाँ यहाँ पे एक टेबल अवेलेबल है, इसके अंदर लिखी हुई है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम
क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट तो निकालनी है, इसकी हमें CaL तो निकालना ही है। कॉपर की जो दे रखी है वो दे रखी है 0.386 इंटू 10⁻3, 0.386 इंटू 10⁻3 जूल पर केजी पर केल्विन, ये दे रखी है। हाँ ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसकी दे रखी है वाटर की 4.18 इंटू 10⁻3, 4.18 इंटू 10⁻3 दे रखी है। तो बस करते हैं खत्म, इन दोनों को मैं इसके इक्वल रखने वाला हूं, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बट हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है। तो QaL MaL CaL डेल्टा T, मतलब यहां करते देखो, QaL इज इक्वल टू Q कॉपर प्लस Q वाटर, यही कहता है ना कैलोरीमीटर कहता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। इन दोनों ने हीट गेन करी है, इसने हीट लॉस करी है, तो यहां लिख दूं, चलो लिख देता हूं, तुम कहते हो तो। यहां पर क्या है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, हीट गेन्ड, ठीक है। तो चलो QaL है मेरे पास, MaL CaL डेल्टा T इज इक्वल टू M कॉपर C कॉपर डेल्टा T प्लस M वाटर C वाटर डेल्टा T। बस अब इनमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो कितना है, 0.047 kg मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम निकालनी है, डेल्टा T कहां से कहां तक गया, 100 से लेके 23, तो 100 माइनस 23 इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ कॉपर 0.14 kg, ओके। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर क्या है, 0.386 इंटू 10⁻3, ये आ गई इंटू डेल्टा T। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 20, मतलब 23 माइनस 20, तो डेल्टा T कॉमन ले लेते हैं, प्लस इसका मास कितना है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18 इंटू 10⁻3, ये आ गया। अब बहुत बढ़िया किया बेटा, और इन सब का जो टेम्परेचर है, मैंने डेल्टा T कॉमन ले लिया, डेल्टा T आएगा 23 माइनस 20, तो 23 माइनस 20 मतलब 3 डिग्री सेल्सियस। नाउ ध्यान देंगे, C ऑफ एल्यूमिनियम मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.14 मल्टीप्लाई 0.386 इंटू 10⁻3 प्लस 0.2 इंटू 4.18 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई, इन सब के मल्टीप्लाई क्या आएगा 3, क्यों 23 में से 20 जाएगा, अपॉन ये चला जाएगा सारा सारा नीचे, मतलब 0.047 मल्टीप्लाई 100 में से 23 गया तो कितना आया, 100 में से अगर 23 जाएगा तो 77 आएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है बेटा, वीडियो हो जाएगी लंबी अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो इसलिए सीधा आंसर बता रहा हूं, मैच कर लेना। जो हमारे पास आंसर आया वो आया है 0.911 किलो जूल, हाँ ठीक है, इंटू 10⁻3 जूल पर केजी पर केल्विन। देखो डिग्री सेल्सियस, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन क्या है, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं प्लस 273 यहाँ करूंगा, प्लस 273 यहाँ करूंगा, तो दोनों तरफ कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर तुम केल्विन में ना भी करो इसमें तो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ एक बार कर लेना अगर पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं तो फिर आंसर गलत आने के चांस है। तो 0.11 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, ये आगे स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। अगेन बता रहा हूं बेटा, न्यूमेरिकल इजी होते हैं बट कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है इसकी। दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल थोड़े बड़े हैं इसलिए स्पेस थोड़ी ज्यादा ले रहा हूं। देखो, अ थर्मली आइसोलेटेड वेसल, छोड़ो एक और न्यूमेरिकल करते हैं फिर वीडियो का करते हैं एंड, बस ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, बट नहीं मेरे को लेटेंट हीट वाला करवाना है क्वेश्चन। अ थर्मली आइसोलेटेड वेसल कंटेन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब वो ये कह रहा है ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, मतलब ये जो T1 है इसका वो है 0 डिग्री सेल्सियस। व्हेन एयर अबव द वाटर इज पम्प्ड आउट, जो अबव द वाटर, वाटर के ऊपर, ये हमारे पास वाटर है और इसके ऊपर ये वाटर है और इसके ऊपर एयर है, ठीक है, ये वाटर है और ऊपर एयर है,
इज पम्प्ड आउट, नो सम ऑफ द वाटर फ्रीजेस, कुछ वाटर इसमें से फ्रीज हो जाएगा, इसमें से कुछ वाटर फ्रीज होगा। ऑब्वियस देखो सिंपल सी बात है, ये वाटर, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, समझते हैं कंसेप्ट को। ये एयर है, ये वाटर है, तो जब ये इसमें से हीट निकालेगा, जब हीट निकलती है वाटर में से, जब हीट रिजेक्ट होती है तो सॉलिड बनता है। जब इसमें से हीट जाएगी तो ये क्या होएगा, एक तरह का आधा फ्रीज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ द वाटर इज फ्रीजेस एंड सम इवेपोरेट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसा होगा जो इवेपोरेट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ ये क्या कहेगा, कैलकुलेट द मास ऑफ द आइस फॉर्म्ड, इसे बताओ कितनी आइस फॉर्म करी है। तो वाटर से मैं आइस ले लेता हूं, दूसरी चीज, तो कितनी आइस फॉर्म करी है ये निकालना है मुझे। एंड इफ नो वाटर इज लेफ्ट इन द वेसल, जो पानी के मतलब वेसल के अंदर कोई पानी नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, एल ऑफ वाटर है, वो दे रखा है हमें 2.10 into 10 raised to 6, 2.1 into 10 raised to 6 kg जूल पर केजी पर केल्विन। और जो साथ में दे रखा है हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसकी जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस इज दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो दे रखी है हमें 3.36 into 10 raised to power 5 जूल पर केजी पर केल्विन नहीं आएगा बेटा, मैं भूल जाता है इसमें। L इज इक्वल टू मतलब Q इज इक्वल टू ml होता है एंड L इज इक्वल टू Q अपॉन m होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो कुछ तो एयर में गई भाड़ में, हमें नहीं पता। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो m बना 100 में से ही बनेगा ना, 100 में से ही बनेगा। तो अब इसकी बात करते हैं बेटा, वाटर आइस में बदला है, जितना वाटर हीट निकालेगा उतना आइस गेन कर लेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। फॉर्मूला पता है हमें, लेटेंट हीट ऑफ Q इज इक्वल टू मतलब Q जो हमें आइस ने ली इज इक्वल टू Q जो वाटर ने लॉस्ट की। फॉर्मूला पता है मुझे। अगर मान लेते हैं ये m है, आइस का जो मास है वो m ले लेते हैं, ध्यान देंगे आइस, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 100 माइनस m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। क्या बताया मैंने, इतना मास की लेटेंट हीट मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा। और ये तो मैंने इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी यहाँ पर वाटर बचा नहीं है, तो सारी की सारी आइस वाटर में, सारा वाटर आइस में बदल चुका है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद m आ गया यहाँ पे, L ऑफ आइस दे रखे 3.36 into 10 raised to 5 इज इक्वल टू 100 माइनस m इन लेटेंट वाटर दे रखी है 1.1 into 10 raised to 6। अब कटिंग करेंगे, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 3.36 into 10 raised to 5 अपॉन 2.1 into 10 raised to 6 इज इक्वल टू 100 माइनस m ओवर m। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो 100 अपॉन m माइनस 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 3.36 अपॉन 21 सॉल्व करूंगा, m ऊपर लेके जाऊंगा, ध्यान देंगे m इज इक्वल टू, इसको यहां लेके आऊंगा तो 3.36 अपॉन 21 प्लस 1। समझ आया क्या हुआ, नहीं समझ आया, छोड़ो, सिंपल तरीके से करते हैं फिर। 100 बाय m, मैंने क्या किया, इसको सिंपल सी बात है यहाँ प्लस लाके कर दिया। जब यहाँ पे प्लस करूंगा लाके तो क्या आएगा हमारे पास 3.36 प्लस 21 अपॉन 21 इज इक्वल टू 100 बाय m, और हमने निकालना है m, तो m इज इक्वल टू 3.36 मल्टी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर चला गया 21 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई आएगा 100 और नीचे आ जाएगा 3.3, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21 3 24.36, और m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी तो हमारे पे 2100 मतलब 100 के आसपास आनी चाहिए। आंसर आएगा 86.2, सॉरी बहुत ज्यादा बोल दिया, 86.2 ग्राम। सॉल्व कर लेना, आंसर पता लग जाएगा, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगेन दोबारा समझते हैं, हीट जितनी ज्यादा वाटर लूज करेगा लेटेंट हीट, उतनी ज्यादा हीट गेन कर लेगा, क्लियर है, और उसी की वजह से ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बेटा, एनसीईआरटी के एग्जांपल अगेन बता रहा हूँ, टिपिकल एग्जांपल है, बट मैं बहुत ही इजी तरीके से करवाने वाला हूँ इसे। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या है, यहीं से स्टार्ट करें क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते हैं।
तो थर्ड न्यूमेरिकल और ये लास्ट न्यूमेरिकल है, वीडियो का एंड होने वाला है। तुम भी थक गए होगे, मैं भी थक गया हूं, बट वीडियो बहुत मस्त बनी है, मुझे बहुत मजा आया। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस केप्ट इन अ कैलोरीमीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री। वाओ, वाटर है, उसको हमने स्टीम में चेंज किया है। वाटर था -12, आइस थी, वाटर कहां था, आइस थी -12 डिग्री सेल्सियस पे, और जो स्टीम लेके आनी है वो लेके आनी है हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे। वो कह रहा है बताओ कितना आएगा, और यहाँ पे जो आइस का है वो है 3 kg, तो मैंने 3 kg को यहाँ पे स्टीम में बदलना है, तो बताओ कितना ज्यादा हीट लगेगी, यही बोला है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री कैलकुलेट कैलोरीमीटर टू स्टीम 100 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साथ में दे रखा है बहुत सारी चीजें, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, मतलब ये है कि सी ऑफ आइस इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। दूसरी चीज दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब CW दे रखा है, एंड दिस इज इक्वल टू 418 6 × 10⁻⁴, जरूरत नहीं है 10⁻⁴ में नहीं दिया, जूल पर केजी पर केल्विन। अगला तो दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, ध्यान रखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है हमें, और वो दिया है 3.35 × 10⁵, 3.35 × 10⁵ जूल पर केजी। और इससे अगला दिया लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, मतलब वेपराइजेशन, बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है 2 पॉइंट, या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ही ले लेते हैं जब दिया है तो 2.256 × 10⁻⁶ जूल पर केजी। ये दिया है हमें सारा सारा डेटा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान देंगे बेटा, दिमाग के ढक्कन खोल लो, और मोबाइल अगर कुछ और इंस्टाग्राम चला रहे हो छोड़ दो, ध्यान दो इस पे। देखो इस क्वेश्चन को हम अलग अलग पार्ट में करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देंगे, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती है। आइस पहले बदलेगी वाटर के अंदर, जब आइस वाटर के अंदर बदलेगी तो क्या लगेगा उसमें, लेटेंट हीट लगेगी, मतलब बार 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 बार। ये कैसा प्रोसेस है, देखो आइस -12 डिग्री सेल्सियस, इसको हम आइस में ही कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री पे, ये कौन करेगा, ऑब्वियसली हीट टेम्परेचर चेंज करने वाला। फिर इस केस में जो आइस है वो वाटर में तब्दील होगी 0 डिग्री पे, और यहां पे जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लगेगा। इसके बाद वाटर बदलेगा दोबारा से वाटर में, कितने में, 100 डिग्री सेल्सियस में। क्या बताया मैंने, ये पहले इधर गई, फिर ये इधर गई, ये काम किया स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले ने, ये काम किया लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले ने, ये काम किया स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले में। फिर 100 डिग्री वाटर के बाद स्टीम बनेगी, और ये स्टीम बनेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये है कि यहां पे जो काम करने वाला है वो करने वाला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ही मस्त वीडियो बनी है आज की, मजा आ गया मुझे तो बहुत। देखो आइस टू आइस ध्यान देंगे, जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो Q1 यूज करूंगा, जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो Q2 यूज करूंगा, जब मैं यहां तक जाऊंगा तो Q3, और यहां पे जाऊंगा तो Q4। ये सारी की सारी हीट का हमें सम करना होगा, तब पहुंचेंगे वहां तक। कितना जबरदस्त न्यूमेरिकल है ना, कितना मजेदार, मतलब इतना ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ध्यान देंगे, पहले Q1 निकालेंगे। सो Q1 इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, आइस को आइस में लेके जाना है -12 से 0 तक, तो फॉर्मूला होता है MC ऑफ आइस, M आइस एंड C ऑफ आइस, वैसे तो सारा सेम है तो M सेम ले रहा हूं मैं, MC ऑफ आइस इंटू डेल्टा T। तो Q1 इज इक्वल टू M कितना है, 3 kg मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 मल्टीप्लाई टेम्परेचर हो रहा है 0 - 12, एंड 0 - 12 मतलब 12, 0 - -12। तो जब ये करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, जब ये करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ध्यान देंगे Q1 इज इक्वल टू 3 × 2100 मल्टीप्लाई 12। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसलिए मैंने कैलकुलेटर अपने पास रखा हुआ है, मुझे पता था ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इसमें जो मुझे सॉल्व करा के दिखाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 12, जो हमारे पास आंसर है 75600, तो Q1 आया हमारे पास 75600 जूल, ये आ गई Q1, ध्यान देंगे।
अब निकालेंगे हम Q2। तो Q2 मैंने बताया कैसे निकलेगा, लेटेंट हीट यहां निकाल लेते हैं। चलो तो Q2, अब Q2 क्या है ध्यान देंगे, heat required to change ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे क्या था, आइस को आइस में लेके जा रहे हैं, यहां पे हम आइस को वाटर में लेके जा रहे हैं। ये आइस टू आइस मैंने बता दिया पहले, स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े इसलिए मैंने समझाया है। तो इसमें क्या था, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर Q2 इज इक्वल टू m इंटू L ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो Q2 इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास 3 kg मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 3.35 इंटू 10⁵ यही है। तो Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है वो देख लेते हैं। Q2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3.35 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 जीरो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमारे पास आया 1005,000 जूल, ये आ गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड मतलब Q3। अब Q3 कैसे काम करेगा, Q3 में काम करना ही है वाटर से लेके वाटर तक, मतलब अगेन mc डेल्टा टी। तो mc ऑफ वाटर डेल्टा टी, तो ध्यान देंगे Q3 इज इक्वल टू m है 3 मल्टीप्लाई CW क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये रहा 4186 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना चेंज है 100 से 0 तक, मतलब सिंपल 100 आ गया, मतलब 0 से 100 तक। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री 100 डिग्री। तो Q3 की वैल्यू आई है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। लाओ भाई, तो 3 मल्टीप्लाई 4186 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1255800 जूल, ये आ गया। अब निकालते हैं Q4। तो Q4 क्या होगा, वाटर को स्टीम में लेके जाना है। जब चेंज ऑफ स्टेट में हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियस है ml, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो Q4 इज इक्वल टू m कितना है 3 kg मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन स्टीम बेसिकली, तो 2.256 इंटू 10⁶। तो Q4 हमारे पास जो आया है वो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। वो आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2.256 मल्टीप्लाई 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 67,000 जबरदस्त आंसर आने वाला है। बहुत मुझे बहुत मजा आ रहा था, ये सॉल्व कर भी रहा हूँ, अगर मजा ना हो रहा तो सॉल्व ना करता। तो टोटल हीट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है आंसर वो देख लेते हैं। तो Q1 है हमारे पास 75600 प्लस Q2 है हमारे पास 1005000 प्लस Q3 है हमारे पास 125580 प्लस ये हमारे पास 6768। देखो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं तुम ऐसे लेके जाओ, तुम चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। मैंने डेसिमल में नहीं लिखा क्योंकि मेरा ऐसे करने का मन कर रहा था। अब अगर मैं सबको प्लस करूं, ध्यान देंगे क्या आएगा 75600 प्लस 100500 ओह मल्टीप्लाइड बाय तब गया प्लस 1255800 प्लस 6768000। तो हमारे पास आंसर आया 9104400 जूल, यही आया। साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, क्या लिखोगे ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 6, तो 9.1 इंटू 10⁶ जूल। इसके साथ ही वीडियो का हुआ एंड। तो देखो 3 न्यूमेरिकल की हमने, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल की। मुझे तो बहुत मजा आया वीडियो बनाने में आज, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना मजा आया वीडियो देखते हुए और कितना फ्रस्ट्रेट हुए मेरी आवाज से। तो बस इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रात को शूट करनी, फिर इसको एडिट करनी, एक्सपोर्ट करनी, और कुछ जीबीज में 15-20 जीबी तक वीडियो होती है, अपलोड करनी, पब्लिश करनी, बहुत लंबा टाइम लेती है बेटा वीडियो। तो एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।